वेलकम एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो ले आए हैं अपना सेकंड पार्ट लिक्विड स्टेट का, जो कि लास्ट होने वाला है और हमारा लगभग फिजिकल केमिस्ट्री टुवर्ड्स द एंड आ गई है। बस एक हमारा इसके बाद लेक्चर बचेगा, दैट इज कंप्लीट पेपर डिस्कशन। तो वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। आई होप आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, अच्छे से एग्जाम की तरफ आप तैयारी करेंगे। तो ज़रूर आपके जब एग्जाम्स हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अभी मैं नहीं पूछ रहा कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स गए, क्या क्या आपको हेल्प मिली है और क्या और बेटर किया जा सकता है फॉर सेमेस्टर 2। ये मुझे प्लीज़ एडवाइस दिएगा। ये मुझे बहुत ज़रूरी रहेगी मेरे लिए एडवाइस कि सेमेस्टर 2 में क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि अभी अभी आपको पता है रीसेंट चैनल है, दिसंबर में ही बनाया था, एक महीना ही हुआ है, तो मतलब कितना ही सीखा होगा। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या चीज़ और ऐड होनी चाहिए। ये ज़रूर प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा सारे लोग कमेंट्स में। जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप एग्जाम देने के बाद आराम से जब फ्री हो तो ये बात मुझे बता दें। तो चलिए फिर दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लास्ट लेक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट। डिफाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डिस्क्राइब ड्रॉप नंबर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन। ये ड्रॉप नंबर मेथड आपने बहुत अच्छे से अपनी लैब में पढ़ा होगा, कर रखा होगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह सब कुछ होगा। देन वी हैव टू टेल कैपिलरी एक्शन क्या है, देन ये बताना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं किस वजह से आता है। यहाँ पर आप एक लिक्विड दिख रहे हैं, यहाँ पर सरफेस पर एक मॉलिक्यूल है, एक इनसाइड मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं बल्क में, मतलब अंदर की तरफ मॉलिक्यूल है। इस अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को क्या हर तरफ से मॉलिक्यूल जो होंगे वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे? यस सर, हाँ, यहाँ से भी अट्रैक्शन, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा वो अट्रैक्ट कर रहा होगा हर तरफ से। वो तो मैं दूर दूर बना रहा हूँ, बट बहुत पास पास होंगे तो हर तरफ से देयर इज समथिंग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन गोइंग ऑन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो सब कुछ जो है वो नलीफाई हो जाएगा, एट द एंड नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से इसको जो है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसी के जैसा एक मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा वही इसी के जैसा एक और दूसरा मॉलिक्यूल लगाएगा। सो दो दे ऑल विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। किसके लिए? जब बल्क में। बट जैसे ही हमारे पास बात आएगी सरफेस पर, तो सरफेस पर क्या है, नीचे तो मॉलिक्यूल्स हैं, साइड में मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ मॉलिक्यूल, नीचे भी हैं, बट ऊपर की तरफ नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, नेट फोर्स एक नीचे की तरफ जनरेट होने लगेगा। नेट फोर्स इन द सेंस नेट अट्रैक्शन जो है वो नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाकी जो था हमारे पास नॉर्मली सारे की सारी जो अट्रैक्शन थी वो कैंसिल हो रही थी एक दूसरे से, बट ये वाली अट्रैक्शन कैंसिल नहीं होगी। यस, तो हमें पता है जब जब अट्रैक्शन होती है तब तब सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है। हाँ सर, जैसे जैसे अट्रैक्शन होती है तो हम बोलते हैं इंटरैक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो सिस्टम है या फिर जो भी लिक्विड है, तो सरफेस पर हमारे पास क्या हो रहा है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज्यादा अट्रैक्शन मिल रही है नीचे, तो उनके लिए कोई नलीफाई करने के लिए ऊपर नहीं है। क्योंकि ऊपर हमारे पास जब यहीं पर लिक्विड खत्म हो गया, लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर थोड़ी होगा कोई लिक्विड, ऊपर तो हमारे पास एयर एंड ऑल होगी, तब उसका कोई इफेक्ट इतना होगा नहीं जितना हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का होगा। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है नीचे की तरफ काफी ज्यादा डोमिनेट करेगी। सो इसको आप रीड करके एक बार देख सकते हैं कि डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो ग्रेटर है देन अपवर्ड, बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ पर है, नीचे है, ऑब्वियस सी बात है, देन इन दी अपवर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेज जो क्या करते हैं, टेंड टू रिड्यूस द सरफेस टू अ मिनिमम। तो सरफेस पर जो है वो मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज, बेसिकली सरफेस एरिया बोल सकते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम बोल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, टेंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। जैसे हमने देखा है अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज ही होगी ओवरऑल। रिलीज होने का क्या मतलब यही है। तो जो बल्क में है वो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट करते हैं इन लिक्विड देन एट द सरफेस, क्योंकि बल्क में क्या है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बल्क में जो लिक्विड है वो एसोसिएटेड होते हैं विद लोअर एनर्जी देन दैट एट द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर और हम क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, उनकी जो एनर्जी है दैट इज समवट ग्रेटर देन जो बल्क में, क्योंकि बल्क में बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ऊपर जो है वो थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों कम है, क्योंकि उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे कम क्यों है, क्योंकि नीचे हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है, ऊपर जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है उसको उसके ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं मिली, तो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। इस बात को सबको क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट द एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे पास अट्रैक्शन नहीं मिल रही है वो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू एनर्जी ओनली। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है किसके पास, सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास, विच गिव देयर राइज टू टेंडेंसी। अब वो चाहेंगे कि यार हम जो ऊपर हैं, ये नीचे वाले आराम से मजा कर रहे हैं, स्टेबल है, देख के उनको भी परेशानी होगी, उनको भी दुख होगा कि यार हम ऊपर हैं, तो वो कोशिश करेंगे वो किसी तरीके से बल्क में चले जाएं। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं, उनकी एनर्जी हाई है, उनकी एनर्जी हाई है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो लोअर एनर्जी में चले जाए, यहाँ पर उन्हें सुकून मिले। क्योंकि वी ऑल नो वी आर वर्किंग फॉर स्टेबिलिटी, सभी लोग काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। बहुत बात कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से चलती हुई आ रही है, फिजिकल में भी ये बात आ गई है कि भाई स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, हर बार स्टेबिलिटी का ही हम ध्यान रखते हैं। तो जिससे क्या होगा, अब एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ट्रांसफर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है
वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो नीचे जाने लगेंगे। उनको नीचे सुकून मिल रहा है तो वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे उड़ जाए, फिर मतलब सरफेस पे कोई तो रहेगा ना। तो कोशिश वो करते हैं ज्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे जाने की। सो क्या होगा, अगर मेरे पास ऊपर नीचे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर थोड़े कम है, मान लीजिए नीचे बल्क में 100 मॉलिक्यूल है, सरफेस पर मेरे पास 80 है मान लेते हैं, अभी लेट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस किसके बीच में क्लोज होगा? सर नीचे के मॉलिक्यूल 100 है ना, तो वो क्लोज होंगे आपस में। ऊपर 80 है तो वो थोड़े दूर दूर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है क्योंकि कम है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है, यस सर। तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे, अपने आप का डिस्टेंस थोड़ा कम करने के लिए वो एक्वायर कर लेंगे नॉर्मल डिस्टेंस, जैसे वो पहले थे जब कोई मॉलिक्यूल बल्क में जाने से पहले। तो दिस इज द रीजन कि हमारे पास ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होती हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फिनोमिना विच इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? ऐसा फोर्स जो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब साइज को छोटा कर रहा है, contract the surface of a liquid is known as surface tension. मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? इज डिफाइंड एज फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड अलोंग 1 मीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। तो सरफेस जो है हमारी, उसकी लेंथ जो है, या फिर हम सरफेस एरिया भी वैसे, बट नहीं, सरफेस एरिया बेटर नहीं रहेगा। जो सरफेस है हमारे पास, उसकी जो लेंथ अगर 1 मीटर है और जो भी हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। आई होप आपको सरफेस टेंशन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन एक बार करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास लिक्विड है, कैपिलरी राइज की करनी है ना, सॉरी हमें। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है यहाँ पर हमें पता है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर पानी में एक बहुत छोटी सी हम कैपिलरी डाल देते हैं, तो जैसे ही हम कैपिलरी यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये लिक्विड ऊपर की तरफ भागता है, तो ये कुछ h हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। तो दिस इज सिंपली माई कैपिलरी एक्शन, कि हमने कोई कैपिलरी ली, उसको किसी भी वाटर में ऐड करा, जैसे ही हमने वाटर में ऐड करा तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। दैट इज माई कैपिलरी एक्शन। किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो पानी में मान लो यहाँ पर कुछ ऊपर पहुंच गया, अब यहाँ पर जितना भी वाटर ऊपर पहुंचा है उसका कुछ वेट होगा। हाँ सर, क्या बोलूंगा मैं उसको? mg बोलूंगा, जो भी उसका मास है इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इट्स वेट। अब ये जो वेट है हमारे पास, ये बैलेंस हो रहा होगा बाय हमारी कैपिलरी के वो, दैट इज सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है उससे। सो दैट इज सरफेस टेंशन को क्या लूँ, गामा ले लेता हूँ। गामा इंटू ऊपर जो सरफेस है उसकी लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर चीज है। किसी भी सर्कुलर चीज की अगर लेंथ निकालनी हो तो क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो सिंपल यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मुझे पता है मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को πr² h इंटू जी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या निकालना है हमें, गामा, दैट इज सरफेस टेंशन निकालनी है। इससे ये गया, इससे ये गया, गामा की वैल्यू एट द एंड मिलेगी ρgh/2। प्लस माइनस लिए होते हैं क्योंकि कुछ लिक्विड ऊपर जाते हैं, कुछ लिक्विड नीचे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो ऐसे लिक्विड जिनमें राइट हाइट राइज हो रही है उनमें इसकी वैल्यू प्लस होगी, ऐसे लिक्विड जिनमें हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट फॉल हो रही है, उनमें माइनस होगी। तो यही था ना हमारा फॉर्मूला, कुछ अलग तो नहीं करा, कुछ भूल गया, एच ρgr भूल गया ना एक। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए एक आर भी है, तो एच ρghr/2 हमारे पास बन गई हमारी डेरिवेशन। तो यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, लिक्विड की जो डेंसिटी है राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब थ्रू अ हेड एच, लेट गामा बी द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। अब यही फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा, जो ग्रेविटी का होगा, पुलिंग द लिक्विड डाउनवर्ड, ठीक है। देन वील सिंपली इक्वेट बोथ ऑफ देम एंड हमें अपनी सरफेस टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस थोड़ा सा जो हमारे पास ड्रॉप नंबर मेथड वाला था वो। तो यहाँ पर ये किससे होता है, एक स्टेगनोमीटर होता है, उसमें बल्ब लगा होता है जो अटैच होता है किससे, कैपिलरी से, जिसकी एज शार्प होती है। लिक्विड को क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल करना पड़ता है। आपको याद होगा कि जैसे जैसे लिक्विड का ड्रॉप ग्रोज होती है उसका वेट भी बढ़ता है, सही बात है। तो क्या होता है, ये अटैच रहती है एट द एच बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ टेंशन विच एक्ट्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्यूब एंड इन द अपर डायरेक्शन। ये मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिकल कर रखा है ये तो, मतलब ये चीज तो कर ही रखी है, और उसमें भी थ्योरी लिखवाई होगी आपके टीचर ने, एक बच्चा कोई प्रैक्टिकल करके भेज देता होगा तो आप उसका फिर कॉपी कर लेते होंगे, तो भाई उसी की पीडीएफ पड़ी होगी आपके पास, आप कहेंगे भाई फाइल तो हमारी जमा हो गई थी जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता, तो पीडीएफ पड़ी होगी किसी बच्चे की जो भेजता होगा करके। एक महान बच्चे होते हैं हर ग्रुप में, हमारे भी था, आपके में भी होगा, तो वो भेजते हैं, तो उनकी आप पीडीएफ्स निकालिएगा भाई, बढ़िया से थ्योरी लिखते हैं वो, पता नहीं कहाँ कहाँ से, ऐसी मिलती भी नहीं है हमें, बुक्स में भी नहीं मिलती जैसी वो लिखते हैं, ये उनकी खास बात होती है। तो वो मतलब उनका थैंक यू बोलना चाहिए, मैं ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू उनका, उन्हीं की वजह से प्रैक्टिकल वगैरह लिख पाते, वरना तो लेट वर्क की पावर 4 हो जाए, 5 5 4 4 हफ्ते बाद हम चेक करवाएं। पर चलिए यहाँ पर अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स क्या है, ये है। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ये अभी हमने जस्ट बात करी।
ठीक है, सेम यहाँ पर इसको इक्वेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर वन लिक्विड हो जाएगी। किसी और लिक्विड के लिए बात करेंगे सेम चीज है, यहाँ पे 2 पाई आर। किसी और लिक्विड के लिए बात करेंगे उसके लिए भी हमारे पास सेम होगा, M1G मतलब कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन है 1 और mg है 1। और यहाँ पर इन ऑर्डर टू अवॉइड मेजरमेंट ऑफ आर वी यूज द relative मेथड इन विच द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ लिक्विड whose सरफेस टेंशन इज अननोन। ठीक है, यूजुअली वाटर को हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा। ना ड्रॉप नंबर मेथड होता है, ड्रॉप वेट मेथड होता है। तो ड्रॉप नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता लग गया कि गामा 1 बाय गामा W या गामा 2 ले लेता हूं मैं, वो इक्वल होता है मास ऑफ 1 डिवाइड बाय मास ऑफ 2। ठीक है, मास किसके इक्वल होता है सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। मास किसकी बात कर रहा हूं मैं, वन ड्रॉप की। मास ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वन ड्रॉप, मतलब लिक्विड की और डेंसिटी सेम होगी, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक लिक्विड है, उसकी वॉल्यूम मैंने V ली, मैंने देखा कि उस V वॉल्यूम में कितनी ड्रॉप्स आ रही हैं, N आ रही है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो N ड्रॉप्स हैं उनमें V वॉल्यूम है। ठीक है, तो एक ड्रॉप में कितनी वॉल्यूम होगी, आप बोलेंगे V/N। सही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब वॉल्यूम हमारे पास आई है V1 दैट इज इक्वल टू M1/ρ1, और V1 हमारे पास यहाँ पर जो है किसके इक्वल है, दैट इज टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, एक ड्रॉप की जो वॉल्यूम है वो आ गई। एक ड्रॉप की वॉल्यूम आप सभी को समझ में आ रही है, यस सर आ रही है। तो एक ड्रॉप की वॉल्यूम हमें पता है, और हमारे पास जो मास था वो किसके इक्वल था, डेंसिटी ऑफ वन ड्रॉप इंटू V1। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूं इंटू ρ1 इंटू V1 क्या है मेरे पास, मास सॉरी वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स इस वन लिक्विड की। गामा 2 की बात करूं मैं तो यहाँ पर मास की जगह क्या लिख दूं, सॉरी डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड इंटू वॉल्यूम। इस केस में हम क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं, जितना हमने लिक्विड 1 लिया है उतना ही हम लिक्विड 2 लेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर एज दिस। सो दैट विल बी इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू N2/N1। ये हमारा ड्रॉप नंबर मेथड हो जाता है। आई होप ये आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से हम ड्रॉप कैलकुलेट करके काउंट करके अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टेम्परेचर वाली बात कर ली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, टर्म सब के बारे में बात कर ली। अब क्या कह रहा है, दूसरा सरफेस टेंशन अभी अभी देखा है, SI यूनिट अभी अभी देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड अभी अभी देखा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इज द फ्लो टाइम फॉर टू लिक्विड्स। अच्छा यहाँ पर ये मुझे लग रहा है विस्कोसिटी का क्वेश्चन, यस। फ्लो टाइम फॉर टू लिक्विड का रेशो दे रखा है मुझे, T1/T2 इज इक्वल टू 4/5। एंड यहाँ पर ये सेकंड चीज जो है मेरे हिसाब से डेंसिटी का रेशो होगा, D1/D2 इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि ये थोड़ा कटा हुआ लग रहा है बट आई थिंक सेम कैपिलरी सब कुछ सेम हो रहा है ना, तो ये सेम हमारे पास वही होगा। तो हमसे पूछा गया है η1/η2, तो लिख देंगे सीधा सा, किसके इक्वल था, D1 T1/D2 T2, यही तो था। रेशो ही तो बताना है D2 T2। एक बार वैसे में व्हाट इज द रेशो ऑफ द विस्कोसिटीज ही होगा यहाँ पर, तो D1 2/1 इंटू 4/5, यही है, सही लिखा है ना। तो यहाँ पर 8/5 आ जाएगा। बाकी वरना फिर हमें पता ही है, अगर ये प्रॉपरली क्वेश्चन आएगा तो कर ही लेंगे। ये थोड़ा कटा हुआ है तो मैं अंदाजे लगा रहा हूँ कि इट कुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बेंजीन, अच्छा, एंड द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इफ द लेवल ऑफ वाटर। अच्छा वाटर है हमारे पास, उसमें जो हाइट राइज हुई है वो हुई है 9.9 की, और बेंजीन में जो हुई है वो हुई है 4.5। सरफेस टेंशन मुझे वाटर की दे रखी है 72.5, डेंसिटी मुझे दे रखी है, तो आइए इसको देखते हैं। तो गामा 1 जो है जो सरफेस टेंशन है वो मेरी किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपकी H दैट इज 9.9 इंटू रो। रो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्टली हाइट राइज का फॉर्मूला लगाता हूँ। सो हाइट राइज किसमें, इसमें H इज इक्वल टू 2 गामा अपॉन R रो जी है। वाटर के लिए मैं सब चीजें 1 लिख रहा हूँ, H1 ρ1 R1, ये ठीक है। यहाँ पर R क्या है, रेडियस ऑफ बेसिकली कैपिलरी है, तो कैपिलरी का रेडियस है तो दोनों में सेम होगा, हाँ सर। तो इसको मैं इन जनरल R लिख देता हूँ, सही रहेगा। तो H1 यहाँ देखूं और H2 ले लेता हूं मैं बेंजीन के लिए, 2 गामा 2 डिवाइड बाय R रो 2 G2। करिएगा जरा H1/H2, तो सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा गामा 1, नीचे बचेगा गामा 2, और सर आपका यहाँ पर जो बचेगा ना दैट विल बी ρ1/√2, नीचे ऊपर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, यस सर आ गई। तो अब क्या करें, H1 की वैल्यू क्या है सर, H1 वाटर के लिए लिया था 9.1,
H2 की वैल्यू क्या है सर, H2 की वैल्यू है 4.5 इज इक्वल्स टू गामा वन क्या है सर, गामा वन हमारे पास होगा वाटर का, तो वाटर का गामा हमें दे रखा है, गामा क्या है सरफेस टेंशन, तो सर डाइन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, तो रेशियो ले रहे हैं तो ये भी हमारे पास डाइन सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा इनटू डेंसिटी ऑफ वन की, वन क्या है सर डेंसिटी हमारे पास, सर आपने शायद सरफेस टेंशन वाटर की ऊपर लिखी थी, आपको नीचे लिखनी चाहिए थी, नहीं नहीं डेंसिटी मुझे नीचे लिखनी है ना, ये तो सही लिखी है मैं, तो गामा टू आ गया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे नीचे लिखनी है, तो यहाँ पर 98.2 और यहाँ पर ये 900 आ जाएगा। गामा टू निकालेंगे, हाँ सर निकालेंगे, जैसे ही आप गामा टू निकालेंगे तो क्या होगा सर, जैसे ही हम गामा टू निकालेंगे, गामा वन तो वैसे भी था हमारे पास, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करिएगा, दूसरी बार इसी इक्वेशन को या जिसको चाहे उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास दोनों सरफेस टेंशन है, तो यहाँ से जैसे ही आप गामा निकालेंगे तो मैं H1 वाली को यूज करूंगा, तो H1 कितनी है 9.9 इज इक्वल टू 2, गामा वन कितनी है सर, गामा वन है हमारे पास, वाटर की बात कर रहे हैं ना, हाँ वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया डिवाइड बाय आर क्या है रेडियस है इनटू डेंसिटी, सॉरी गामा वन मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है आर, क्या कर रहा हूँ, इनटू गामा वन है 72.5 डाइन सेंटीमीटर, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आ गया डाइन सेंटीमीटर में, ये आ गया डाइन सेंटीमीटर में, नाउ आई हैव टू गिव सम केयर, क्योंकि ये इन्होंने कर दी सीजीएस यूनिट, अब इस सीजीएस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें पहले, दैट इज एसआई यूनिट में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लें 9.8, 9.8 लें, तो यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना होगा पहले अपना उसमें, दैट इज न्यूटन पर मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वन डाइन हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ के 10⁻³ क्या 10⁻³ वही, दैट इज न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर इस तरीके से हम अब इसको करेंगे कैलकुलेट, नाउ वी कैन कैलकुलेट आराम से अपना ये, तो अब हमारा ये हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैलकुलेट, है ना, ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट इट इन अ सिंपलर मैनर, तो ये आ जाएगा रेडियस हमारा मीटर में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, रेडियस हमारा आएगा किसमें मीटर में, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एक बेसिक फंडामेंटल चीज सुन लीजिए, वाटर क्या होता है सर, ये होता है वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, द आंसर इज यस, तो यहाँ पर मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूँ, दिखाता हूँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सभी को नजर आएगी और पता भी ये होती है, सरफेस टेंशन क्या है बेसिकली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास देखी जाती है, अगर मैं किसी तरीके से इस अट्रैक्शन को वीक कर दूं, या जो वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है उसको मैं वीक कर दूं, तो मेरी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी सर, सरफेस टेंशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं किसी तरीके से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करवा दूं, या कोई ऐसी चीज ले आऊं जो हाइड्रोजन के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरेक्ट करे, तब मेरी सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, ये बात क्लियर हुई, ठीक है सर, तो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, दे आर एक्चुअली सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, तो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनी हुई है ना, इस बॉन्ड के बीच में आ जाएंगे, इस बॉन्ड के बीच में आके घुस जाएंगे, और वहां पर जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है उसको वीक कर देंगे, तो जैसे ही वो बॉन्ड वीक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आया, अब वहीं पर ऐसा भी आ जाता है कि अगर मैं KCl डालूं या NaCl डालूं तो मेरी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, बताइए क्यों, द आंसर इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये रहते हैं एज अ आयनिक फॉर्म, दैट इज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेंगे, तो K पॉजिटिव यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, Cl नेगेटिव यहाँ पर इसके साथ बना लेता है, तो सॉर्ट ऑफ इनकी हाइड्रेशन हो जाती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर इन दिस केस ये सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देते हैं, तो आयनिक वाले जनरली जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, सिमिलरली हम बात करें ग्लूकोज वगैरह भी डालेंगे, सो आई थिंक सरफेस टेंशन हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वाटर के साथ जो है, अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो ये क्या कहलाते हैं सरफेस एक्टिंग एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये सरफेस पर ही रहते हैं, जैसे हमारे पास सोप को हमने मिक्स करा किसके साथ विद वाटर, लोअर कर देगा क्या इसकी सरफेस टेंशन, क्यों कर देगा, क्योंकि वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर मैं बोलूं कि मेरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको सोप बीच में कर देगा, क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं एक्चुअल में सॉल्ट्स ऑफ हायर सल्फोनिक एसिड्स एंड हायर अमीन्स, और क्या करते हैं वो बिहेव करते हैं इस मैनर में, सो हायर सल्फोनिक एसिड जैसे उनमें जो है बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, लॉन्ग बल्कि एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो होते हैं भले ही RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, बट ये जो बल्कि एल्काइल ग्रुप है ये हमारे पास हमें पता है इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस बेकार फोर्सेस होती हैं, तो ये जैसे ही बस बीच में आएगा तो ये सिर्फ जगह ही घेरेगा और काम बिगाड़ेगा, काम बिगाड़ने का मतलब ये सरफेस टेंशन को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा होगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स हमारे पास डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन वाटर की, क्यों करेगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या होते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि दे आर एक्चुअली सरफेस एक्टिव मटेरियल्स, जैसे सोप है, और क्या होते हैं वो हायर सल्फोनिक एसिड एंड हायर अमीन्स की सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बीच में आके हमारे पास जगह घेर लेते हैं
और वो ये भी लिख सकते हैं कि हम वो सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, एकदम ऊपर ऊपर आके जगह घेर लेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो सरफेस पर आते रहते हैं। तो सरफेस पर आते रहते हैं, सरफेस पर आते रहते हैं, सरफेस टेंशन डिक्रीज करते रहते हैं जितनी वो कर लेते हैं। अब सरफेस की भी जगह भर जाती है। अब सरफेस पर भी तो लिमिटेड वो है ना हमारे पास स्पेस। तो जब हम उसके बाद फिर और डालते हैं, तब ये वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज नहीं कर पाते। द रीजन इज सिंपल कि अब उन्होंने सरफेस घेर ली, अब वो नीचे जाके मिसल फॉर्मेशन करते हैं। इसको आगे एक आध क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये हमारे पास, हमें डिफाइन करनी है सरफेस टेंशन, कर ली जो कि पीछे बहुत कर ली। ऐसा यूनिट बतानी है, बता दी। अब ये चीज नहीं बताई थी कि सर्टेन लिक्विड जो है वो फॉल होते हैं और राइज होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, हमारे पास देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब है, कोहेसिव लिख दो यहाँ, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारे पास जो भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का, लिक्विड लिक्विड का के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। एंड एडहेसिव फोर्स क्या होता है, हमारे पास जो लिक्विड है वो, और लिक्विड के बराबर में जो कंपोनेंट है, आप समझ लीजिए, या फिर मैं बीकर बोलूं, ये जो बीकर है या फिर ये कैपिलरी जो है, उसका जो कंपोनेंट है उसके बीच के फोर्सेस। जैसे कि हमारे पास ग्लास हो सकता है, अगर ग्लास की कैपिलरी है तो उसके बीच के फोर्सेस होते हैं हमारे पास। कोहेसिव एंड एडहेसिव का ये होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कोहेशन मींस अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, वेयर एज एडहेशन मींस अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी। तो क्या होता है, अगर मेरे पास जो एडहेशन है वो ज्यादा होता है कोहेशन से, तो लिक्विड हमारे पास वेट कर देता है, और यहाँ पर जो हमारे पास जनरली होता है। जब हमारे पास एडहेशन, एडहेशन का मतलब क्या है, ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ ज्यादा चिपक रहा है एज कम्पेयर टू जो हमारे नीचे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उससे, एज कम्पेयर टू जो नीचे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नीचे एक और मॉलिक्यूल है, इससे ज्यादा, इससे कम चिपक रहा है, मतलब इसके बीच के जो अट्रैक्शन है वो कम है। ये कोहेशन है, ये अटैशन है। अगर अटैशन है हमारे पास, तो अटैशन अगर ज्यादा है और कोहेशन कम है, सो हम बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये लिक्विड जो है वो वेट करेगा, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल भी होता है। और इस केस में हमारे पास जो है वो हाइट होती है राइस, इस केस में हमारे पास जो है वो हाइट राइस देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या डोमिनेट है, ध्यान रखना है आपको, एडहेशन बताना है कि एडहेसिव फोर्सेस क्या है, डोमिनेट होते हैं। वेराज दूसरे केस में जहां पर हमारे पास हाइट नीचे चली जाती है, इन दैट केस वहां पर कोहेसिव डोमिनेट होते हैं। किस केस में कोहेसिव डोमिनेट कब होंगे, कोहेसिव फोर्सेस आर डोमिनेटेड व्हेन हमारे पास जो है जो हाइट फॉल होगी, एट दैट टाइम हाइट फॉल होगी, हाइट ऑफ लिक्विड, यहां पर क्या होगी, हाइट राइज होगी, हाइट राइज। ठीक है। सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, 10 व्हेन अ ड्रॉप ऑफ मरकरी और वाटर, ये होता है तो मरकरी की टॉप बिकम्स ट्रिंकेटेड स्फेयर, सिंस कोहेशन क्या है यहाँ पर ज्यादा होती है, मरकरी के केस में हमारे पास क्या ज्यादा होते हैं, कोहेशन ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई वो जो है हमारे पास एकदम नीचे गिर जाता है। तो ये आपको कोहेशन और एडहेशन से समझा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हमें दे रखा है इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट में लिख लेता हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू 350 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो प्रेशर है, दैट इज वेप नॉर्मल, हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर पर बोलते हैं। तो प्रेशर हमारे पास एट दैट टाइम इज गोइंग टू बी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। हमें क्या दे रखी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, दैट इज 85,000 जूल पर मोल। और मुझे बताना है कि मुझे बताइए, अगर मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, हमें पता है जो वो होता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। यही होता है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज दैट टेम्परेचर जब हमारे पास जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, तो जल्दी वेपर्स जो है वो उस प्रेशर तक रीच कर जाएंगी, तो कम टेम्परेचर में काम हो जाएगा। सो दैट्स द डेफिनेशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, ये हमें निकालना है। प्रेशर हमें, इसको मैं T1 बोल दूं, इसको मैं P1 बोल दूं, वो हमें दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर क्लोजियन एंड क्लेप्रॉन की इक्वेशन यूज करते हुए लॉग लगाते हैं, लॉग P/P1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा H वेपराइजेशन बाय 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास T1 माइनस T2। सो 1 अपॉन यहाँ पर T1 क्या है, T1 ही है ना, दैट इज जो हमें निकालना है, माइनस T1 लिख देता हूँ यहाँ पर 1/T2, दैट इज ये क्या है, 350 केल्विन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप बेसिकली T2 लिख दीजिएगा, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि। तो 1/T1 माइनस T2 क्या करेंगे आप, लॉग है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस 10 वाला है, तो यहाँ पर आप सिंपल वैल्यू डालिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दोनों चीजें, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा पहले जो है मुझे ऊपर मुझे ये लिखना 1 पॉइंट यहाँ पर,
तो log P1 बाई P2 है ना, तो यहाँ पर सॉरी, तो मैंने क्या करा, T1 मुझे जो है वो निकालना है। तो P1 मेरे पास ये है, तो मैं इसको जरा ठीक तरीके से लिख दूं। तो P1 है, यहाँ पर ये है P2, P1 ये है, T1 ये है, ठीक है। देन यहाँ पर 1.01 वाला जो है वो नीचे है, तो P2 हमारे पास, ठीक है ना, आप करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं 1.01 इंटू 10⁻⁵ डालूंगा, डिवाइड करूंगा 2.6 इंटू 10⁻³ से, इज इक्वल्स टू माइनस 85,000 डिवाइड बाई 2.303 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन, यहाँ पर 350 डालूंगा, -1/T1। इसको लॉग को आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, फिर अपने आंसर को इजीली रिपोर्ट कर दिएगा। नेक्स्ट हमें बात करनी है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिविंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए इसका ग्राफिकल बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक तरीके से सरफेस टेंशन की, यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ। इनिशियली कुछ मैं डिटर्जेंट डाल रहा हूँ, मेरी जो वैल्यू है सरफेस टेंशन की वो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। बट एकदम से एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर मैं डिटर्जेंट डालता रहूंगा, भाई सरफेस टेंशन बदल नहीं रही। क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, अब इसको समझते हैं क्यों होता है हमारे पास। और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पर जो है वो कांस्टेंट क्यों हो गई? तो सबसे पहले मेरे पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड में मैं डाल रहा हूँ डिटर्जेंट, डाले जा रहा हूँ। अब आया वो डिटर्जेंट जो है वो सरफेस पर आया था, वो सरफेस पर आता रहता है, क्योंकि सरफेस एक्टिंग एजेंट होते हैं। उन्होंने सरफेस टेंशन कर दिया, अब सरफेस भर गया, मैं तब भी डाले जा रहा हूँ। अब कहेगा भाई मैं क्या करूँ, मतलब ऊपर तो उस जगह भर गई, उसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी थी उतनी उसने पूरी कर दी, अब उससे आगे वो नहीं कर सकता। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं CMC, दैट इज क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो एट क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन तक हमारा जो डिटर्जेंट है वो काम कर जाएगा, अबव दैट नहीं करेगा। तो अबव दैट क्या करेगा, वो नीचे बल्क में चला जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद वो कहाँ जाना शुरू कर देगा, बल्क में जाना शुरू कर देगा, मतलब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। और वहां पर वो क्या करेगा, बल्क में जाकर वो अपना मिसल फॉर्मेशन करेगा। इन बल्क वो क्या शुरू कर देगा, मिसल फॉर्मेशन। सो दैट्स हैपन यहाँ पर हमारे पास इन दिस केस। ये हमारा ग्राफ है, इस तरीके से आपको बनाना है, फिर आप बता दीजिएगा कि क्या हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज क्यों हुई है। और हायर कॉन्सेंट्रेशन पर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट क्यों गई? द रीजन इज सिंपल कि भाई अब सरफेस तो घेर ली, अब क्या करोगे? सो अब वो मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, बल्क में जाएगा। पहले वो ऊपर ऊपर सरफेस पे रह रहा था, अब नहीं रहेगा। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखना है हमें, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डिपेंडेंस यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला था। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाया, वैसे ही क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो उनके बीच के फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन इज गोइंग टू डिक्रीज। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिक्रीज, सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीज होगी विद टेम्परेचर, ठीक है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, सेपरेशन ऑफ, सिंस द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अ लिक्विड एंड इट वेपर डिसअपियर, हमारी सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है हमारी किसकी, लिक्विड और वेपर्स की, वो गायब हो जाती है। तो हमारी जो सरफेस टेंशन है वो जीरो हो जाती है। देन एक इयोट्सोफ साहब आए थे, फिर उन्होंने कहा भाई आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ। उन्होंने बताया कि ऐसे गामा है, गामा क्या है, सरफेस टेंशन है। एम क्या है, मेरे पास आई थिंक मास था ना, हाँ मोलर मास था, जो भी सब्सटेंस है, और रो इज द डेंसिटी। तो उन्होंने ये इक्वेशन दी, इज इक्वल टू A माइनस KT उन्होंने बोला, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यार सरफेस टेंशन जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो मैंने यहाँ वैल्यू कर दी पुट, तो यहाँ पर जीरो हो गए, तो जीरो हो गया ये, इज इक्वल टू A माइनस K, और टेम्परेचर क्या हो गया, TC। तो मैंने A की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, S KTC। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने KTC आ गया, तो मैं K को कॉमन ले लूंगा। ये मेरी सिंपल इक्वेशन बन गई, डिराइव हो गई ना। फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो सरफेस टेंशन है ना, वो लगभग वैनिश हो जाती है रफली अबव 6 डिग्री, मतलब 6 डिग्री ज्यादा पर ही जो है वो सरफेस टेंशन नियरली इक्वल हो जाती है एज कम्पेयर टू जो हमने सोचा था कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगी। नहीं नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं होगी, उससे 6 डिग्री ज्यादा पर होगी। तो रैमसे एंड शील्ड ने ये अपनी इक्वेशन आके दोबारा दी कि नहीं नहीं, आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिए, इसमें आपको 6 लगाने की जरूरत है। आप समझ रहे थे कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो जीरो हो रही है कब, TC पर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जब TC हमारे पास जो है उसमें कुछ हम 6, जो भी TC होगा उसमें जब हम 6 ऐड कर देंगे तब हमारे पास ऐसा होगा। तो TC प्लस 6 पर उन्होंने बोला कि हमारी जो गामा की वैल्यू है वो जीरो की, गामा इज माई सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर वी हैव सीन द टेम्परेचर डिपेंडेंस, एंड हमने ये भी देख लिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जीरो क्यों हो रही है, बिकॉज जो हमारे पास सेपरेशन है, तो सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अ लिक्विड एंड उसकी वेपर जो है वो डिसअपियर हो जाती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सो दैट्स इट फॉर द लिक्विड स्टेट एंड द फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स। बचा क्या है, वही एक पेपर बचा है।
तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा आपको सभी को पढ़ा के। तो आपसे मिलेंगे अब, लास्ट हमारी जो वीडियो होने वाली है इस सेमेस्टर की वो लास्ट होगी। फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझे, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, क्या क्या आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं, ज़रूर बताइएगा। एक महीने में कोई मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बन सकता, टाइम लगेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में और चीज़ें इंप्रूव करेंगे और क्वालिटी बढ़ाएंगे, जैसा आप बताएंगे उसी तरीके से कोशिश रहेगी करने की। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे आपसे लास्ट लेक्चर में पेपर डिस्कशन वाले में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।